Let's continue the respiratory distress syndrome of newborn in pediatrics. So इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी इसका डायग्नोसिस करेंगे. फर्स्ट एक्सरे से ग्राउंड क्लास या वाइट आउट अपीयरेंस इसमें दिखता है, या फिर इसको एयर ब्रोंकोग्राम साइन भी बोलते हैं. और टेस्ट जो किए जाते हैं फीटल लंग मैच्योरिटी के, वो एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट कुछ होते हैं. तो उसमें सर्फैक्टेंट के बेसिस पे ये होता है. उसमें दो पार्ट्स होते हैं सर्फैक्टेंट्स के, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैच्योरिटी के लिए, और मैच्योरिटी उसी के टाइप्स पे डिपेंड करती है फॉस्फोलिपिड का कौन सा टाइप प्रेजेंट है सर्फैक्टेंट में. सो सबसे ज़्यादा जो मैच्योर फॉस्फोलिपिड होता है वो लेसिथिन होता है, जिसमें कि DPPC होता है, दैट इज़ डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन. देन उसके बाद सेकंड मोस्ट मैच्योर जो होता है वो DPG होता है, दैट इज़ डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल. एंड लीस्ट मैच्योर जो होता है वो स्फिंगोमाइलिन वाला होता है. सो ये तीन फॉस्फोलिपिड्स के बेसिस पे सर्फैक्टेंट की मैच्योरिटी डिसाइड होती है. सो इसी के बेसिस पे अलग अलग रेशियो से हम निकालते हैं, या अलग अलग लेवल्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी मैच्योरिटी कैसी है, या फिर जो भी डायग्नोसिस होता है वो. सो फर्स्ट एलिस रेशियो होता है, लेस देन स्फिंगोमाइलिन रेशियो. जो अगर ग्रेटर देन 2:1 रहता है तो उसको मैच्योर फॉर्म कंसिडर करते हैं. देन सेकेंड फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल लेवल के बेसिस पे होता है. तो फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैच्योर होगा सर्फैक्टेंट. देन थर्ड लैमेलर बॉडी काउंट के बेसिस पे करते हैं, तो वो काउंट भी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैच्योर होगा. एंड फोर्थ शेक टेस्ट के बेसिस पे करते हैं. तो शेक टेस्ट में क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं, देन उसमें इथेनॉल ऐड करते हैं, देन उसको शेक करते हैं. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 1 लेयर ऑफ बबल्स फॉर्म होता है तो फिर वो मैच्योरिटी के लिए सजेस्टेड रहता है. देन इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, सीओमैन स्कोरिंग सिस्टम से होता है. सो माइल्ड टू मॉडरेट अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं एंड CPAP देते हैं 5 to 7 सेंटीमीटर H2O का, जिसकी वजह से एल्वेलाई ओपन रहता है. एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस CPAP ही होता है. देन सीवियर अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं एंड सर्फैक्टेंट को एडमिनिस्टर करते हैं. देन सर्फैक्टेंट थेरेपी भी अलग अलग टाइप्स की होती है. ये इंट्राट्रैकियल रूट से दिया जाता है सर्फैक्टेंट थेरेपी, एंड रैपिड बोलस टेक्निक से दिया जाता है. फर्स्ट टेक्निक इसकी इंश्योर होती है, उसमें पहले इंट्यूबेट किया जाता है, देन सर्फैक्टेंट देते हैं एंड देन फिर एक्सट्यूबेट कर दिया जाता है. तो ये इन्वेसिव टाइप की टेक्निक होती है, तो ये प्रेफर की जाती है सर्फैक्टेंट थेरेपी में. देन सेकेंड इसकी टेक्निक मिस्ट या लीसा होती है. सो इसका फुल फॉर्म है मिनिमली इन्वेसिव सर्फैक्टेंट टेक्निक, और लीसा का फुल फॉर्म है लेस इन्वेसिव सर्फैक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये टेक्निक्स अंडर रिसर्च है, इसलिए ये प्रेफर नहीं की जाती अभी. देन नेक्स्ट अगर हम एनिमल सोर्स लेते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो इसी को रिड्यूस करने के लिए ल्यूसिनेक्टेंट बनाया गया है, जो कि सर्फैक्टेंट होता है, जो कि ह्यूमन सोर्स से डेवलप किया जाता है. नाउ फोर्थ प्रोफाइलेक्टिक मेजर हम कैसे ले सकते हैं सर्फैक्टेंट थेरेपी में. अगर हम लेस देन 28 वीक्स में देते हैं सर्फैक्टेंट थेरेपी तो वो एक प्रोफाइलेक्टिक मेजर की तरह एक्ट करता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए, क्योंकि बर्थ के बाद मोस्टली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और उसके पहले ही हम थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक प्रोफाइलेक्टिक मेजर हो जाता है. दैन प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कैसे कर सकते हैं हम. पहला तो एंटीनेटल कॉर्टिक को स्टेरॉइड से कर सकते हैं 24 to 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में देके. देन इसमें बीटा मीथेजॉन या फिर डेक्सामीथेजॉन हम दे सकते हैं, और बीटा मीथेजॉन बेस्ट आउटकम देता है क्योंकि न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है ये. इसको 12 mg पर डोज देते हैं और 2 डोजेज़ देते हैं 24 आवर्स अपार्ट में. देन नेक्स्ट डेक्सामीथेजोन होता है, जिसको 6 mg पर डोज देते हैं और 4 डोजेस में देते हैं 12 आवर्स अपार्ट में देते हैं. डेक्सामीथेजोन को इंडिया में यूज़ किया जाता है क्योंकि करेक्ट फॉर्मुलेशन बीटा मीथेजोन का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी करेंटली. नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके प्रिवेंशन के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम
को प्रिवेंट करने के लिए जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं उसके क्या एडवांटेजेस है कि एक तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कम कर देता है, सेकंड वो नेक्रोटिक एंट्रोकोलाइटिस को कम कर देता है, देन इंट्रावेंटिकुलर हीमरेज के रिस्क को भी कम कर देता है एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी को भी कम कर देता है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस जो मिमिक करती हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। तो कैसे मिमिक करेंगी वो, क्योंकि एक्सरे में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा जैसा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में मिलता है। और कैसे वो डिफ़र करती है कि टर्म बेबी रहता है एंड फैमिलियल ऑकरेंस रहता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर रहता है, जबकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में इनहेरिटेड नहीं रहता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है सर्फैक्टेंट देने से, जबकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इम्प्रूव होता है सर्फैक्टेंट थेरेपी से। तो ये कंडीशन कौन सी हो सकती है जो मिमिक करती है आरडीएस को, दैट इज़ पैप, दैट इज़ पल्मोनरी एल्वियुलर प्रोटीनोसिस। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है और मोस्टली इसमें ये हिस्ट्री मिलती है कि जो चाइल्ड के सिबलिंग्स होते हैं वो भी नियोनेटल पीरियड में ही मर गए होते हैं सिमिलर कंडीशंस की वजह से। नाउ इसके लिए कुछ हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ें देखनी होगी कि क्या इसमें पैथोलॉजिकल कॉज होता है। तो नॉर्मली जो सर्फेक्टेंट है वो बनता है न्यूमोसाइड्स सेकेंड से एल्वेलाई में, और ओल्ड सर्फेक्टेंट रिमूव कर दिया जाता है मैक्रोफेजेस से एल्वेलाई में जो प्रेजेंट रहता है, पीरियडिकली वो रिमूव होता रहता है और न्यू सर्फेक्टेंट्स उसको रिप्लेस करते जाते हैं। लेकिन एबनॉर्मेलिटी में क्या होता है, जब पैप डिसीज़ हो जाती है तब तो डिफेक्टिव सर्फेक्टेंट प्रोटीन स्पेशली एसपीबी जो रहता है वो नॉन फंक्शनल सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर पाथवे में, जिसकी वजह से डिफेक्टिव मैक्रोफेजेस फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से वो रिमूव नहीं कर पाते हैं पुराने जो भी सर्फेक्टेंट्स हैं उनको, इसलिए ओल्ड नॉन फंक्शनल सर्फेक्टेंट्स एल्वेलाई में इकट्ठे होते जाते हैं। तो उसकी वजह से फाइनली हमको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी पिक्चर मिलती है। तो ये एक लीथल कंडीशन होती है, बायोप्सी में ओल्ड सर्फेक्टेंट यूसिनोफिलिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है एल्वेलाई में, ये ऐसा दिखता है बाउंड्रीज पे यूसिनोफिलिक मटेरियल, इसलिए ये पास पॉजिटिव स्टेन करता है। हाँ, एक्सरे में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखता है लंग का अगर, तो फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, दूसरा पैप जो हमने देखा पल्मोनरी एल्वियुलर प्रोटीनोसिस, एंड थर्ड इंफ्राकार्डियक टीएपीवीसी होगा जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है MAS, दैट इज़ मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ये पोस्ट टर्म बेबीज़ और टर्म वाले इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाले बेबीज़ में ज़्यादा होता है, ये बेबीज़ ज़्यादा रिस्क पे होते हैं MAS के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टर्म IUGR में स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है बेबी के लिए और फिर मोटिलिटी बढ़ जाती है एंड मेकोनियम सकता है, इसीलिए फिर स्वालो भी कर लिया जाए बेबी। मेकोनियम एक बार रिलीज़ करता है उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड में वो डिसॉल्व होकर फिर स्वालो भी हो सकता है। देन इसमें पैथोलॉजी कैसी है, अगर वो स्वालो हो जाता है एस्पिरेट हो जाता है तो एक तो ये चीज़ हो सकती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसेमा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये रेड कलर का जो डायग्राम में शोड है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर पूरी तरह से मान लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया है, 90% ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन एक्सपायरेशन के टाइम एयर कॉलम कम हो जाता है, इसलिए एयर ट्रैपिंग लंग के साइड में ही हो जाती है, लंग के अंदर ही, तो इसी को ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसेमा बोलते हैं। क्योंकि इसमें लंग शेडो बिगर देन नॉर्मल दिखती है जैसे कि एम्फाइसेमा में दिखता है, और ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसेमा इसका नाम है। इसमें सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट ही किया जा सकता है। देन सेकेंड थिंग ये हो सकता है कि अगर कम्प्लीटली वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कोई मेकोनियम, पूरे एक ब्रोंकाई सेगमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है अगर, तो सेगमेंटल एडेलेक्टेसिस हो सकता है, एक सेगमेंट पूरा ब्लॉक हो जाता है। देन थर्ड ये चीज़ हो सकती है कि इन्फिल्ट्रेट कर गया है वो, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो केमिकल न्यूमोनाइटिस इसको बोलते हैं।
देन ये सपोर्टिव मैनेजमेंट ही इन तीनों चीज़ों में किया जा सकता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में। नाउ नेक्स्ट है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, BPD जिसको बोलते हैं। इसको क्रॉनिक लंग डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। तो जब एक्सपोज किया जाता है ऑक्सीजन सपोर्ट को फॉर ग्रेटर दैन 4 वीक्स ऑफ लाइफ, तब ये सिंड्रोम होता है या ये डिसीज़ होती है, या फिर ऑक्सीजन डिपेंडेंट रखा जाता है बेबी को ग्रेटर दैन 4 वीक्स के लिए। एंड प्री टर्म बेबीज़ पे ज़्यादा रिस्क रहते हैं, दैट इज़ लेस दैन 32 वीक्स के जो होते हैं। दैन इसका असेसमेंट 36 वीक्स पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज पे किया जाता है, दैट इज़ PMA। इसको मेज़र कैसे करते हैं? PMA का मतलब होता है अगर गेस्टेशनल एज मान लो 28 वीक्स है तो 36 वीक्स पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज होगी 8 वीक्स आफ्टर बर्थ, और अगर गेस्टेशनल एज 32 वीक्स है तो PMA होगा 4 वीक्स आफ्टर बर्थ। तो इस तरीके से PMA मेज़र किया जाता है। तो अगर माइल्ड BPD है तो कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि सेकेंड अगर मॉडरेट BPD है तो फिर फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन लेस देन 30% रिक्वायर्ड होता है, जबकि थर्ड अगर सीवियर BPD है तो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर दैन 30% ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, या फिर रिक्वायर्ड होता है असिस्टेड वेंटिलेशन। तो ये हमने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सेकेंड पार्ट डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।